Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. आज की ये क्लास नर्सिंग जॉब्स एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए है। इस क्लास में लिए गए सभी नर्सिंग एमसीक्यूज एम्स नॉरसेट, राजस्थान सीएचओ, आरएमएल, पीजीआई, ईएसआईसी, DSSB जैसे एग्जाम्स को टारगेट करते हुए तैयार की है। होपफुली ये क्लास आपको इन सभी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में हेल्प करेगी। फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर मंडे टू सैटरडे रात 8 बजे इसी तरह की क्लासेस रेगुलरली अपलोड की जाती हैं। नर्सिंग रिक्रूटमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और इसी तरह की एमसीक्यू क्लासेस को रेगुलरली पाने के लिए आप फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लास को पूरा देखने के बाद यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी नर्सिंग ऑफिसर बनने में हेल्प जरूर करें। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन इज the client arrives in the emergency room with a hyphema. Which action by the nurse would be best? मान लीजिए आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ड्यूटी पर हैं और अचानक हाइफीमा का पेशेंट आता है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट एक्शन इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा होगा? ऑप्शन ए कहता है elevate the head of the bed and apply ice to the eyes. हम इस हाइफीमा वाले पेशेंट के बेड का जो हेड साइड है उसे ऊपर उठा देंगे, एलिवेट कर देंगे और क्लाइंट की आइस पर आइस अप्लाई करेंगे। ऑप्शन बी कहता है प्लेस द क्लाइंट इन सुपाइन पोजीशन एंड अप्लाई हीट टू द नी। हम इस पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटाकर उसके घुटनों पर हीट अप्लाई करेंगे, नी पर हीट अप्लाई करेंगे। ऑप्शन सी कहता है इंसर्ट अ फॉलिस कैथेटर एंड मेजर द इनटेक एंड आउटपुट। इस क्लाइंट में फॉलिस कैथेटर लगाकर यूरिनरी इनटेक आउटपुट चार्ट को मेंटेन करेंगे। ऑप्शन डी कहता है परफॉर्म अ वेजाइनल एग्जाम एंड चेक फॉर डिस्चार्ज। हम इस पेशेंट में वेजाइनल एग्जामिनेशन करके किस तरह का डिस्चार्ज है इसे चेक करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको हाइफीमा शब्द का मीनिंग पता है तो आप इस पूरे क्वेश्चन का आंसर बड़े ही आसानी से दे सकते हैं। यस, एग्जैक्टली द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। हाइफीमा शब्द का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, पहले आप इसे समझिए। अगर किसी क्लाइंट के आइस के एंटीरियर चैम्बर में ब्लड आ जाए, ब्लड कलेक्शन हो, तो ये कंडीशन हाइफीमा कहलाती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को आंख पर चोट लग गई और आंख पर चोट लगने के बाद आंखों के आगे वाले हिस्से में यानी एंटीरियर चैम्बर में ब्लड इकट्ठा हो जाए, बाहर से देखने पे ब्लड दिखाई दे, तो ये कंडीशन हाइफीमा कहलाती है। और इस तरह के पेशेंट के हॉस्पिटल में आने पर हम इस पेशेंट को सेमी फॉबलर पोजीशन देते हैं और आंखों पर आइस अप्लाई करते हैं। होपफुली दिस इज क्लियर। चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं इसे। कलेक्शन ऑफ ब्लड इन एंटीरियर चैम्बर ऑफ आई, मोस्ट कॉमन कॉज ट्रॉमा।
हाइफीमा का मोस्ट कॉमन कॉज भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बता सकते हैं ट्रोमा, यानी चोट लगने के कारण सबसे ज्यादा ये कंडीशन देखने को मिलती है, और इस कंडीशन के होने पर हम पेशेंट को सेमी पॉबुलर पोजीशन देकर आंखों पर आइज अप्लाई करते हैं। इसके अलावा रिमेनिंग ऑप्शंस यहाँ पर सही नहीं माने जाएंगे, ये सभी इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the nurse is teaching a client about adequate hand hygiene. What component of hand washing should the nurse included that is most important for removing microorganism? किसी पेशेंट को आप हैंड हाइजीन मेंटेन करने के बारे में टीचिंग दे रहे हैं, यानी हाथ कैसे साफ रखने हैं इसके बारे में सिखा रहे हैं। हाथों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करने के लिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ऑप्शन ए सोप, ऑप्शन बी टाइम, ऑप्शन सी वाटर, ऑप्शन डी फ्रिक्शन। प्रीवियस नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। सिंपली आपको बताना है कि हैंड वॉशिंग करते समय सबसे इम्पोर्टेंट एक्शन कौन सा होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है? यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। जब भी आप हैंड वॉशिंग करते हैं तो उसमें टाइम, सोप और वाटर तीनों की प्रेजेंस जरूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब होता है सिंपली, हिंदी में अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं घर्षण, या फिर आपस में इसे रब करना कह सकते हैं, रबिंग कह सकते हैं। हाथों को जब आप आपस में रगड़ते हैं तो ये चीज़ फ्रिक्शन है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, following plaster cast, the nurse should assess first. प्लास्टर कास्ट करने के बाद सबसे पहले हमें किस चीज का असेसमेंट करना चाहिए? ऑप्शन ए कलर ऑफ एक्सट्रीमिटी, ऑप्शन बी टेम्परेचर, ऑप्शन सी मूवमेंट ऑफ टो, ऑप्शन डी पैलर। किसी भी क्लाइंट में फ्रैक्चर हुआ और फ्रैक्चर को हील करने के लिए, फ्रैक्चर पार्ट को इमोबिलाइज करने के लिए आप वहां पर प्लास्टर कास्ट करते हैं, तो प्लास्टर कास्ट करने के बाद सबसे पहले किस चीज का असेसमेंट जरूरी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी मूवमेंट ऑफ टो। आपने जिस फ्रैक्चर्ड पार्ट पर प्लास्टर लगाया है, कहीं ये प्लास्टर बहुत ज़्यादा टाइट तो नहीं जिसके कारण उस जगह पर मौजूद नर्व्स पर दबाव पड़ रहा हो और पेशेंट में मूवमेंट ऑफ पर्टिकुलर पार्ट रेस्ट्रिक्टेड हो रहा हो। इस चीज़ को चेक करने के लिए हम टो की मूवमेंट को चेक करते हैं। आपने प्लास्टर अप्लाई कर दिया और क्लाइंट अपने टो को यानी अंगूठे को मूवमेंट कर पा रहा है, तो इसका मतलब है कि प्लास्टर कास्ट ज़्यादा टाइट नहीं है, पेशेंट पर किसी भी प्रकार की नर्व सप्लाई या ब्लड सर्कुलेशन ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं है, सब कुछ सही है। वहीं यदि क्लाइंट प्लास्टर लगाने के बाद अपने अंगूठों को मूवमेंट नहीं कर पा रहा है या फिर उसे कुछ सूनापन फील हो रहा है, तो इसका मतलब है प्लास्टर कास्ट बहुत ज़्यादा टाइट है, आप इसे रिमूव कर कर दूसरा अप्लाई करें। अगर आपने इस प्लास्टर कास्ट को रिमूव नहीं किया तो पेशेंट के पर्टिकुलर पार्ट में पैरालिसिस हो सकता है या फिर नेक्रोसिस के कारण प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके बाद क्लाइंट की जो सेल्स हैं डेथ हो जाएंगी और क्लाइंट की एक्सट्रीमिटी को एम्प्यूटेशन करना पड़ सकता है, काटना पड़ सकता है। प्लास्टर कास्ट बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना हुआ एक हार्ड सब्सटेंस होता है, जिसके द्वारा हम टूटी हुई हड्डी को वापस में जोड़ने के लिए, हील करने के लिए, एक जगह पर फिक्स करने हेतु इस्तेमाल करते हैं।
Next question. Which developmental task is associated with school age childhood according to Erikson growth and development theory? एरिक्सन ने किसी भी ह्यूमन पर्सन के डेवलपमेंट को समझाने के लिए एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। उस थ्योरी के अनुसार स्कूल एज के चिल्ड्रन में कौन सा डेवलपमेंट टास्क देखने को मिलता है? ऑप्शन ए ट्रस्ट, ऑप्शन बी इनिशिएटिव, ऑप्शन सी इंडिपेंडेंस, ऑप्शन डी इंडस्ट्री। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी इंडस्ट्री। यहाँ पर हम एरिक्सन के द्वारा दी गई इस पूरी थ्योरी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे ब्रीफली। सबसे पहले जन्म से लेकर 1.5 साल तक की उम्र तक के बच्चों में ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट देखने को मिलता है। इसमें सेंस ऑफ ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी डिजायर्ड आउटकम होता है। इन सभी पॉइंट्स को हम सिर्फ यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स के रूप में रिवाइज करेंगे। एग्जाम में भी ये चीज़ें आपको अगर एज इट इज़ याद हैं तो आपको इस टॉपिक से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इसमें ज़्यादा डीप डिटेल्स नहीं पूछी जाती, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि किस एज ग्रुप में कौन सा कॉन्फ्लिक्ट होता है। 18 महीने की उम्र यानी 1.5 साल से लेकर 3 साल तक की उम्र के बच्चों में ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस लीड टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड योर एबिलिटीज, यानी कि बच्चों को इस एज में अपने ऊपर थोड़ा थोड़ा बिलीव होने लगता है और वो अपनी एबिलिटीज को पहचानने लगता है। जैसे ही बच्चे की एज 3 साल से 5 साल के बीच होती है, वहां पर इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट देखने को मिलता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, द एबिलिटी टू टेक द इनिशिएटिव एंड मेक डिसीजन। इस उम्र के बच्चे खुद से छोटे छोटे डिसीजंस लेने लगते हैं। ऑप्शन फोर्थ जो स्टेज है उसमें 5 साल से 12 साल के बच्चों को इंक्लूड किया जाता है। इनमें इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। फीलिंग ऑफ प्राइड एंड अकम्पलिशमेंट, वो अपने द्वारा लिए गए छोटे छोटे डिसीजंस को कंप्लीट करते हैं, टास्क को कंप्लीट करते हैं, जिनसे उन्हें प्राइड फील होता है और एक अकम्पलिशमेंट की फीलिंग उनमें आने लगती है। उसके बाद 12 साल से लेकर 18 साल तक की उम्र के बच्चों को आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना होता है। अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी, अ क्लियर पिक्चर ऑफ योर फ्यूचर। यहाँ पर बच्चे द्वारा अपने भविष्य में अपने को किस जगह पर देखना चाहता है, वो क्या करना चाहता है, इसके बारे में वो सोचना शुरू कर देता है। 18 साल से लेकर 40 साल की उम्र तक के पर्सन्स को हम इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन वाले कॉन्फ्लिक्ट में देखते हैं। यहाँ पर सेफ रिलेशनशिप फिल्ड विथ कमिटमेंट एंड लव, ये चीज़ें देखने को मिलती है। 40 ईयर्स से लेकर 65 ईयर्स के लोगों में पर्सन्स के अंदर जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। द डिज़ायर टू गिव फैमिली एंड कम्युनिटी एंड सक्सीड एट वर्क। 40 साल से लेकर 65 साल की उम्र तक के लोग अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हैं, कम्युनिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं और जिस भी फील्ड में है वहाँ पर अच्छा सक्सेस पाने के लिए कोशिश करते हैं। ये इसका डिज़ायर आउटकम होता है। 65 ईयर्स के बाद जितनी भी उम्र तक पर्सन जीवित रहता है, वो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर कॉन्फ्लिक्ट के बीच में रहेगा। प्राइड इन व्हाट यू हैव अचीव्ड लीड्स टू फीलिंग्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। उन्होंने अपने प्रीवियस लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट्स अचीव किए हैं, उन्हें याद करके उन्हें अच्छी फीलिंग होती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये इसका डिजायर्ड आउटकम होता है। आप चाहें तो इसके नोट्स बना लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है।
Next question is, the client is admitted to the postpartum unit with an order to continue the infusion of pitocin, which finding indicate that the pitocin is having the desired effect. किसी वुमेन को डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम यूनिट में एडमिट किया गया और उसके अंदर पिटोसिन की ड्रिप चल रही है। पिटोसिन मेडिसिन को आप ऑक्सीटॉक्सिन के नाम से भी जानते हैं। अब आपको इन चारों ऑप्शंस में से उस फाइंडिंग को सेलेक्ट करना है, उस डिजायर्ड इफेक्ट को सेलेक्ट करना है जो कि पिटॉक्सिन या ऑक्सीटॉक्सिन ड्रिप के चढ़ने पर इस वुमेन में देखा जाएगा। ऑप्शन ए, द फंडस इज deviated to left side. Option B, fundus is firm and in the midline. Option C, the fundus is boggy. Option D, the fundus is two finger beneath below the umbilicus. सिंपली आपको बताना है पोस्टपार्टम वुमेन में ऑक्सीटॉक्सिन देने के बाद कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी। ऑक्सीटॉक्सिन के इफेक्ट के बारे में आपको बताना है। वन बाय वन सभी ऑप्शंस की यदि बात की जाए तो ऑप्शन डी में कहा गया है द फंडस इज टू फिंगर बेनेथ बिलो द अम्बिलिकस। जो फंडस हाइट है वो नाभि से 2 फिंगर नीचे होगी। ये कभी भी ऑक्सीटॉक्सिन से रिलेटेड नहीं है। ऑक्सीटॉक्सिन देने पर कभी भी फंडल हाइट चेंज नहीं होती है। डिलीवरी के बाद हमेशा याद रखिएगा फंडल हाइट कुछ समय में डिक्रीज होना शुरू होती है। सो इट इज इनकरेक्ट ऑप्शन। इसके बाद ऑप्शन सी के अंदर कहा गया है कि जो फंडस होगा वो पिटोसिन के इफेक्ट के कारण बॉगी हो जाएगा। बॉगी शब्द का मतलब होता है कि सॉफ्ट हो जाएगा, दलदली हो जाएगा, यानी कि उसमें टाइटनेस नहीं रहेगी, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगा। तो ये भी इसका इफेक्ट नहीं है। जब भी डिलीवरी हो जाए उसके बाद ऑक्सीटॉक्सिन का उपयोग यूट्रस को फर्म बनाने के लिए किया जाता है, टाइट रखने के लिए किया जाता है ताकि इसके अंदर ब्लीडिंग ना हो। अगर यूट्रस डिलीवरी के बाद सॉफ्ट है, बॉगी है, तो वहां पर मसल टोन की कमी है और ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन ए की बात की जाए तो फंडस इज डेविएटेड टू लेफ्ट साइड। फंडस यूट्रस के सेंटर में ना होकर एक तरफ झुका हुआ हो तो इसका मतलब है कि क्लाइंट का जो ब्लैडर है वो फुल है, यानी कि क्लाइंट में यूरिनरी ब्लैडर फुल है। इसके कारण जो फंडल हाइट है वो एक तरफ झुकी हुई है, डेविएटेड है, और ये ऑक्सीटॉक्सिन का डिजायर इफेक्ट नहीं है। फाइनली आपके पास ऑप्शन बी बचता है जो कि सही आंसर भी है। जब भी आप क्लाइंट को डिलीवरी के बाद ऑक्सीटॉक्सिन देते हैं तो इस ऑक्सीटॉक्सिन ड्रग के इफेक्ट के कारण जो यूट्रस होता है वो फर्म हो जाता है, सख्त हो जाता है, टाइट हो जाता है। फर्म शब्द का सिंपल मतलब होता है सख्त या टाइट। आप इसे नोट कर सकते हैं, इजी है बिल्कुल, और सेंटर में ये प्रेजेंट रहेगा। तो याद रखिएगा ऑक्सीटॉक्सिन यूट्रस को सख्त बनाता है, ब्लीडिंग से रोकता है, मिडलाइन पे रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेप्स while providing basic first aid care to injured people। जब किसी घायल व्यक्ति को फर्स्ट एड दिया जाता है तो उसका करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स क्या होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, चेक कैरोटिड पल्सेशन। ऑप्शन बी, एयरवे ब्रीथिंग एंड रिकवरी पोजीशन। ऑप्शन सी, एयरवे एंड सक्शनिंग। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव।
किसी भी इंजर्ड पर्सन को फर्स्ट एड देते समय करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स क्या होते हैं ये आपको बताना है। यस, एग्जैक्टली द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। किसी भी इंजर्ड पर्सन के अंदर हम सबसे पहले एयरवे को क्लियर करते हैं ताकि उसकी ब्रीथिंग इफेक्टिवली हो सके, और फिर उसे हम रिकवरी पोजीशन देते हैं ताकि क्लाइंट में सर्कुलेशन बेहतर हो सके और उसमें उसकी ओवरऑल कंडीशन सुधर सके। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर्स gases are used for inflation of abdominal wall। लेप्रोस्कोपी सर्जरी के अंदर एब्डोमिनल वॉल को इन्फ्लेट करने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। लेप्रोस्कोपी सर्जरी, जिसे आप साधारण भाषा में दूरबीन वाले ऑपरेशन कहते हैं, इस प्रकार के ऑपरेशंस या सर्जरी में एब्डोमेन और पेल्विक एरिया के ऑर्गन्स की सर्जरी की जाती है। इस प्रकार की सर्जरी के अंदर बहुत बड़े कट नहीं लगाए जाते, इंसिजन नहीं लगाए जाते, बल्कि एब्डोमेन या पेल्विक एरिया के आसपास छोटे छोटे होल बनाकर इनसे कैमरा वाले इक्विपमेंट्स को इंसर्ट करके एब्डोमिनल वॉल को इन्फ्लेट करते हुए सर्जरी परफॉर्म की जाती है। इस प्रकार की सर्जरी में घाव ज़्यादा बड़ा नहीं होता, इसलिए रिकवरी भी काफ़ी कम समय में हो जाती है। अब आपको बताना है कि इन्फ्लेशन के लिए इस प्रोसीजर में कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है। इसमें ज़्यादा ये कॉस्टली भी नहीं होती और इनफ्लेमेबल भी नहीं होती, सो इट कैन बी यूज इन ऑल द एस्पेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टोशिया इज, डिस्टोशिया शब्द का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? ऑप्शन ए एबॉर्शन, ऑप्शन बी नॉर्मल लेबर, ऑप्शन सी एबनॉर्मल लेबर, ऑप्शन डी सिजेरियन सेक्शन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एबनॉर्मल लेबर। एबनॉर्मल लेबर या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर को डिनोट करने के लिए डिस्टोशिया शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नॉर्मल लेबर को किस टर्म द्वारा डिनोट किया जाता है तो आप बता सकते हैं इसे हम यूटोशिया कहते हैं। यूटोशिया का मतलब होता है नॉर्मल लेबर और डिस्टोशिया का मतलब होता है डिफिकल्ट या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। Next question. The type of shock occurs in the acute stage of burn is। बर्न की एक्यूट स्टेज में कौन सा शॉक पाया जाता है? ऑप्शन ए एनाफाइलैक्टिक शॉक, ऑप्शन बी सेप्टिक शॉक, ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, ऑप्शन डी हाइपोवॉलेमिक शॉक। The right answer is ऑप्शन डी हाइपोवॉलेमिक शॉक। जब भी किसी क्लाइंट को बर्न होता है, बर्न इंजरी होती है, तो उसके अंदर कैपिलरी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण
ब्लड वेसल्स का जितना भी फ्लूइड है वो ब्लड वेसल्स से निकलकर टिश्यू स्पेस के बीच में शिफ्ट होने लगता है और इसकी वजह से ब्लड वेसल्स में फ्लूइड की कमी हो जाती है और हाइपोवॉलेमिक शॉक देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वन। The type of stroke that can develop in a patient with chronic atrial fibrillation। अगर किसी क्लाइंट को क्रॉनिक एट्रियल फिब्रिलेशन कंडीशन है तो उसमें कौन सा स्ट्रोक हो सकता है? ऑप्शन ए हेमरेजिक स्ट्रोक, ऑप्शन बी थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक, ऑप्शन सी एम्बोलिक स्ट्रोक, ऑप्शन डी मिनी स्ट्रोक। This question is important for upcoming NORCET exam 2023. The correct answer is option C, embolic stroke. इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा, काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। अगर एक बार आपने इसे समझ लिया तो फिर आप इसे भूलेंगे नहीं। यहाँ पर मैं आपके हर्ट की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। इट इज़ अ रफ डायग्राम। मान लीजिए ये आपका हर्ट है जिसके 4 चैम्बर्स हैं और यहाँ पर सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा ब्लड लेकर आ रही हैं और इस राइट एट्रियम के अंदर ब्लड को पोर कर रही हैं, डाल रही हैं। यहाँ पर ये सारी बॉडी से आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँच रहा है। अब मान लीजिए किसी कारण से इस राइट एट्रियम या फिर लेफ्ट एट्रियम दोनों के अंदर फिब्रिलेशन कंडीशन होने लगती है। फिब्रिलेशन कंडीशन का सिंपल मीनिंग याद रखिएगा, फड़फड़ाना। फिब्रिलेशन का सिंपल मतलब होता है फड़फड़ाना, यानी कि आपका हार्ट यदि पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा, हल्का हल्का फड़फड़ा रहा है, तो इसके कारण क्या ब्लड आगे ट्रांसफर हो पाएगा? समझिएगा पूरी कॉन्सेप्ट को, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चीज। जब आपके हार्ट के दोनों ऊपर वाले चैम्बर्स यानी कि एट्रिया पूरी तरह से सिकुड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तभी तो यहाँ से जो ब्लड है वो आगे की तरफ पहुंच पाता है। सही बात है। अब मान लीजिए ये ऊपर वाले एट्रियास चैम्बर्स पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट ना होकर, पूरी तरह से संकुचित ना होकर हल्के हल्के संकुचित हो रहे हैं, सिर्फ हल्की हल्की वाइब्रेशंस आ रही हैं, तो इस कंडीशन को आप फिब्रिलेशन कहेंगे। और ऐसा होने पर जो यहाँ मौजूद ब्लड है वो आगे की तरफ नहीं जा पाएगा क्योंकि पूरा कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। और आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से पढ़ रखा है कि जब भी कहीं पर ब्लड रुकता है तो उसके अंदर क्लॉट्स का फॉर्मेशन होने लगता है और जब ब्लड बहता रहता है, फ्लो करता रहता है ब्लड वेसल्स में, तो उनमें कभी भी क्लॉट नहीं बनता। जिस प्रकार से नदी के अंदर पानी बहता रहता है तो वो पानी कभी भी गंदा नहीं होता, कंटेमिनेटेड नहीं होता, अशुद्ध नहीं होता। वहीं अगर पानी तालाब के अंदर एक जगह रुका हुआ है तो उसके अंदर बैक्टीरियाज ग्रो कर सकते हैं, वो अशुद्ध हो सकता है, कंटेमिनेटेड हो सकता है, गंदा हो सकता है। उसी प्रकार से अगर ब्लड हमारा यहाँ रुकने लगा एट्रिया के अंदर, तो यहाँ पर क्लॉटिंग फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा और क्लॉटिंग शुरू होने के बाद छोटे छोटे क्लॉट्स यहाँ बनने लगेंगे। फिर ये क्लॉट धीरे धीरे यहाँ से निकलकर मेन आपके ब्लड सर्कुलेशन में आएंगे, अरोटा के थ्रू बॉडी के अदर पार्ट्स में जाएंगे और इन बहते हुए क्लॉट्स को ही हम एम्बोलस कहते हैं। और ये एम्बोलस जब किसी पतली बारीक ब्लड वेसल में जाकर अटक जाए और उससे आगे ब्लड फ्लो नहीं हो पाए तो ये कंडीशन स्ट्रोक कहलाता है। एक बार पूरे कॉन्सेप्ट को समराइज वे में समझिएगा। आपके किसी पेशेंट के हार्ट के अपर चैम्बर्स पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, जिसके कारण एट्रिया में ब्लड रुकने लगता है, ब्लड का स्टेसिस होता है और वहां क्लॉट बन जाते हैं। अब ये क्लॉट थोड़े समय बाद यहाँ से निकलकर लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचकर एरोटा में जाते हैं और एरोटा से होते हुए ब्रेन की बारीक कैपिलरीज के अंदर पहुंचते हैं।
यहाँ पर जाकर इस बारीक कैपिलरी के अंदर ये क्लॉट अटक जाता है, जिसके कारण आगे ब्रेन तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है और क्लाइंट को सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट या सेरिब्रल स्ट्रोक कंडीशन हो जाती है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि एट्रियल फिब्रिलेशन होने पर क्लाइंट को एम्बोलिक स्ट्रोक होने की संभावना रहती है। होपफुली अब ये कॉन्सेप्ट आप भूलेंगे नहीं, इंपॉर्टेंट है नॉर्सेट एग्जाम के लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग टू द स्किन यूजुअली बाय फ्रिक्शन इज नोन एज। किसी भी ड्रग को स्किन के ऊपर फ्रिक्शन द्वारा लगाना क्या कहलाता है? इनंक्शन, इंसफलेशन, इंसर्शन या इंस्टिलेशन। आपने किसी मरहम को या ट्यूब को स्किन के ऊपर मसाज किया यानी फ्रिक्शन द्वारा अप्लाई किया, तो ये मेथड क्या कहलाता है? यस, आप बिल्कुल सही हैं। इसे हम इनंक्शन के नाम से जानते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ड्रग टू द स्किन बाय फ्रिक्शन इज नोन एज इनंक्शन। इंसफलेशन क्या होता है? इंसफलेशन को आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, पाउडर फॉर्म ऑफ ड्रग पुट इनटू द बॉडी, पुट इन बॉडी कैविटी। जैसे कि किसी क्लाइंट में कोई ईयर इन्फेक्शन है और ईयर इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट हेतु एंटीबायोटिक ड्रग पाउडर फॉर्म में है और इस पाउडर फॉर्म में आने वाली एंटीबायोटिक ड्रग को आप क्लाइंट के ईयर में पुट करते हैं, फ्लो करते हैं, तो ये चीज इंसफलेशन है। इंसर्शन का एग्जाम्पल दिया जाए तो इसमें आप सपोसिटरी ले सकते हैं। सपोसिटरी ड्रग को आप वेजाइना में या फिर एनस के अंदर इंसर्ट करते हैं, जो कि वहां के बॉडी टेम्परेचर पर मेल्ट होकर उस एरिया में एब्जॉर्ब कर ली जाती है जहां से ये ब्लड सर्कुलेशन में चली जाती है। इंस्टिलेशन का इजी एग्जाम्पल है आई और ईयर ड्रॉप्स। जब भी आप आई ड्रॉप या ईयर ड्रॉप पेशेंट में डालते हैं तो उस मेथड को आप इंस्टिलेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following risk factors is associated with cervical cancer? इनमें से सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सा रिस्क फैक्टर माना जाएगा? ओबेसिटी, अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी, फैमिली हिस्ट्री ऑफ सर्वाइकल कैंसर, इंक्रीज एज। यूट्रस के नेक वाले पार्ट यानी सर्विक्स में कैंसर के लिए कौन सा रिस्क फैक्टर माना जाएगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी। जिन फीमेल्स में अर्ली एज के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी देखी जाती है उनमें सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। अर्ली एज में की गई सेक्सुअल एक्टिविटी मे बी द रिस्क फैक्टर फॉर सर्वाइकल कैंसर। इसके अलावा सर्वाइकल कैंसर के लिए लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, इन्फेक्शन विथ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस और स्मोकिंग आदि दूसरे रिस्क फैक्टर्स भी माने जाते हैं। यहाँ पर जो अदर ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे कि इंक्रीज एज, फैमिली हिस्ट्री, ओबेसिटी, ये सभी ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर माने जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ नोट कर सकते हैं, ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री, सर्वाइकल कैंसर को यहाँ हटा दीजिए, फैमिली हिस्ट्री, ये सभी ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर माने जाते हैं।
सो एवरीवन, ये थी हमारी आज की नर्सिंग एमसीक्यू क्लास। होपफुली ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फॉर नर्सेस प्रिपरेशन फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव है और रेगुलरली आपकी प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यूज और वैकेंसी के इंफॉर्मेशन शेयर करता है। इन सभी सोशल मीडियाज पर फॉर नर्सेस प्रिपरेशन को फॉलो करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए सभी लिंक्स पर क्लिक करें। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।